हेलो बच्चों, कुछ कारणवश आपका जो पिछला वाला लेक्चर था वो छूट गया था और आज फिर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने बायल्स के नियम की व्याख्या कर दी थी अणुगति सिद्धांत से, और आज हम देखेंगे कि चार्ल्स का नियम अणुगति सिद्धांत से हम जो है देखेंगे क्या होता है उसके बारे में। तो आप बायल्स नियम के नीचे हेडिंग 2 कर लीजिएगा चार्ल्स का नियम, और अणुगति सिद्धांत से इसकी भी व्याख्या हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने इक्वेशन निकाली थी, उसी को लेके फिर से चलते हैं कि PV इक्वल टू 1/3 mn और VRMS का स्क्वायर। VRMS का स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, VRMS का स्क्वायर। अब यहां पे भाई अगर हम निकालें V तो V कितना होगा, तो V यहां से आ जाएगा 1/3 और इस P को हम इधर ले आएंगे जो कि डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा mn/P VRMS का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम V को निकालें तो ये वैल्यू हो जाएगी, कोई डाउट? अब भैया यहां से हम देखेंगे कि अगर हम करें क्या, यहां पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ बन गया। क्या बन गया भाई, देखो जरा, हाफ mv², जो कि क्या होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो अब हाफ से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बराबर रहेगी। ठीक है, तो अब यहां से v क्या आ जाता है, इस 2 को हम इधर ले आए तो आ जाएगा 2/3 और n/p, इस यम को हम इधर कर लें तो क्या हो जाएगा, इधर 1/2 mv²। ठीक है, जो कि ये है क्या, काइनेटिक एनर्जी। ये है क्या, काइनेटिक एनर्जी। और हम लोग निकाल चुके हैं कि एक अणु के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। क्या निकाले थे भैया अभी पिछले वाले फार्मूले में, देखो कॉपी खोल के, कि वो एक अणु के लिए जो गतिज ऊर्जा थी वो क्या निकला था, गतिज ऊर्जा हम लोगों ने निकाला था 3/2 kT निकाला था। तो अगर इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो ठीक है, तो पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, V इक्वल टू 2/3 n/p, और यहां से क्या हो जाएगा भैया, ये हाफ mv² के जगह पे हो जाएगा 3/2 kT। क्या हो जाएगा, 3/2 kT। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, क्या निकल के आया भाई, V इक्वल टू n/p kT। ठीक है, V इक्वल टू n/p kT। अब हम पहुंच चुके हैं अपने रिजल्ट पे, बस इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या, n तो भैया कांस्टेंट ही है, मतलब जो भी नंबर होगा अणुओं की संख्या, k भी यहां क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। तो अगर हम p को भी नियत कर दें, क्या बताया था चार्ल्स ने, कि अगर p को नियत कर दिया जाए, दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो v t के अनुक्रमानुपाती होता है। यही तो बताया था। क्या बताया था, कि अगर हम P में कोई परिवर्तन ना करें, P को क्या कर दें भैया, P को क्या कर दें, नियत, P को क्या कर दें, नियत। तो प्रेशर को, दाब को हम लोग क्या कर दें, नियत। तो भाई देखो, V प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के, V प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के, क्योंकि हमने
P को नियत कर रखा है और यन और के पहले से नियत है। तो अगर ये वैल्यू नियत हो गई तो V किसके प्रोपोर्शनल हो गया? T के। ठीक है, और यही जो है चार्ल्स ने बताया था। तो जैसा कि चैप्टर जब शुरू किया था तभी हमने कहा था कि चार्ल्स ने और बायल्स ने नियम तो बताए लेकिन उसकी सही से व्याख्या नहीं की, जो कि अणुगत सिद्धांत से हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने अणुगत सिद्धांत के बारे में, पहले आदर्श गैस के बारे में पढ़ा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे जो है पहले लेक्चर पर जाइए और वहां से वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहले आदर्श गैस पढ़ा, फिर हम लोगों ने उसके दाब के लिए सूत्र निकाला और कई सारे फार्मूले हम लोगों ने डिराइव किए वहां से, और फिर अणुगत सिद्धांत, उसी में हम लोगों ने गतिज ऊर्जा निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाला, दाब के लिए सूत्र निकाला, और फिर हमने अणुगत सिद्धांत से बायल्स के नियम और चार्ल्स के नियम की व्याख्या कर ली। अच्छा, चलो भैया, ये तो समझ में आ गया ना? कोई डाउट? हम ये तो निकाल ही चुके थे कि Pv इक्वल टू 1/3 mm v²। v की वैल्यू अगर हम लें तो यहां पे P इधर चला आएगा, हाफ से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हाफ mv² को अगर अलग कर ले यहां से तो ये गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा 3/2 kT निकाला था। तो यहां से क्या हो जाएगा? v इक्वल टू ये 3/2 kT हम गतिज ऊर्जा के जगह पे रख लेंगे और तब यहां से आ जाएगा n/p kT। और n और k पहले से नियत है, और यदि हम p को भी नियत कर दें तो v प्रोपोर्शनल हो जाएगा t के। और यही चार्ल्स का नियम था जो कि अणुगत सिद्धांत से हमने सही से व्याख्या कर ली। क्लियर है? क्लियर है तो आगे चले। चलो भैया, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अभी इस चैप्टर के 2 लेक्चर और होंगे। एक में आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे और एक जो है अभी एक लेक्चर और बचा है, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर के साथ साथ यूनिट भी खत्म हो जाएगी। हेडिंग लगाइएगा, मेयर का सूत्र। इससे पहले एक हेडिंग और लगा लीजिएगा, गैसों के विशिष्ट ऊष्मा पर अनुप्रयोग। ये हेडिंग लगाइएगा और इसमें अब एक हेडिंग डालिएगा, मेयर का सूत्र, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। मेयर का सूत्र, जिसके बारे में आप पहले से परिचित होंगे, इसको हम लोग ग्राम अणुक, इसको और एक नाम है ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्माओं में अंतर, ये लाइन हमने लिखी है जिससे कुछ आपको याद आ जाए, में अंतर। अब आपको लग रहा होगा कि हमने कुछ तो यहां पे पढ़ा था, Cp माइनस Cv, VC लिख दिया, Cp माइनस Cv क्या पढ़ेंगे भाई? Cp माइनस Cv ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्माओं में अंतर, ठीक है, जिसको मेयर का सूत्र भी बोला जाता है। हेडिंग लगाइएगा और फिर हम आगे चलते हैं। चलो भाई, मान लें कि यहां पे कंटेनर है, एक कंटेनर है और इसमें जो है कुछ गैस भरी हुई है, कुछ गैस जो है भरी हुई है। अब हम करें क्या
कि इसको थोड़ा सा गर्म करें, इसको थोड़ा सा हम क्या कर दें, गर्म कर दें, इसके ताप को थोड़ा सा बढ़ाएं। मान लेते हैं कि हमने जो है dt ताप को बढ़ाया है, कितना भैया, dt ताप को क्या बढ़ाया है, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाया है, dt टेम्परेचर इसका बढ़ाया है। और यदि हम मान लें कि इसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होती है, और इसके टेम्परेचर को मैंने गर्म करके बढ़ाया है, और तब इसका टेम्परेचर dt बढ़ गया है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तब अगर हम बात करें कि यहां पे जो है हमने कोई कार्य किया है, तो हमने इसको गर्म किया है, कार्य नहीं किया है, ठीक है, कोई बाहरी बाह्य कार्य हमने नहीं किया है, इसको बढ़ाया है, और इसका वॉल्यूम जो है हमने बढ़ने नहीं दिया है, जितना था उतना ही है। आयतन को हम एक निश्चित करके इसका ताप जो है बढ़ाए हैं, और कितना बढ़ाए हैं, तो dt बढ़ाए हैं। इतनी बात क्लियर है भाई, इसमें तो कोई जो है दिक्कत नहीं होगी कि हम लोगों ने कंटेनर लिया, उसमें गैस रखा, और इसका टेम्परेचर हम लोगों ने आग जला के या कैसे भी गर्म करके बढ़ाया, और इसके आयतन को हमने तब निश्चित कर दिया, और dt ताप बढ़ गया, है ना। अच्छा, चलो अब अगर हम बात करें कि इसमें हमने कितनी ऊष्मा दी, तो कितनी भैया ऊष्मा दी, क्या हो जाएगा कि अगर हम बात करें dq, मान लो हमने इसमें dq ऊष्मा दिया, तो dq यहां से हो कितना जाएगा, cv dt, जहां पे वॉल्यूम क्या है, भैया नियत है, हमने इसको घटाया बढ़ाया नहीं है। dt इसको टेम्परेचर दिया है हमने, मतलब टेम्परेचर दे के dt टेम्परेचर, इसको ताप को बढ़ाया है, तो dq क्या हो जाएगा, cv dt। और अगर हम बात करें dw की, तो जैसा कि हमने कहा कि हमने कोई बाह्य कार्य इसमें नहीं किया है, ठीक है, तो dw क्या हो जाएगा, जीरो, dw क्या हो जाएगा, जीरो। तब हम देखेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से भाई, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो dq है वो क्या है भैया, dq जो क्या है, dq है दी गई ऊष्मा, ये dq क्या है भाई, दी गई ऊष्मा, ठीक है, दी गई ऊष्मा क्या है, dq क्या है कि cv dt, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो du प्लस dw हो जाएगा, ठीक है, dq यानी क्या, cv dt क्या हो जाएगा, du प्लस dw हो जाएगा। और हमने पहले ही बताया कि हमने कोई बाह्य कार्य इस पे नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, है ना, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा भैया, dq क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा क्या, dq हो जाएगा du प्लस dw, ठीक है, du प्लस dw, भूकंप आ रहा है, du प्लस dw, और dw क्या है, dw है कितना, जीरो, क्योंकि हमने बाह्य बल लगाया ही नहीं, बाह्य कार्य किया ही नहीं। तो अब यहां से dq की वैल्यू अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा, cv dt इक्वल टू du, ये तो जीरो हो गया। यहां तक क्लियर है, इसको आप रख लो इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है। क्या कि हम लोगों ने एक कंटेनर लिया, उसमें कुछ गैस रखी, हमने आयतन को नहीं घटाया बढ़ाया, उसको नियत कर दिया,
और फिर हमने इसको थोड़ा सा गर्म किया और हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो तापमान है वो dt बढ़ गया, तो dq क्या हो जाता है cv dt। और तब हमने कोई इस पे बाह्य कार्य नहीं किया है तो dw क्या हो जाएगा 0। और तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से दी गई जो ऊष्मा होगी dq वो क्या हो जाएगा du प्लस dw, और dw तो 0 है तो cv dt, ये dq की वैल्यू यहां से रख दिए तो cv dt किसके इक्वल हो जाएगा du के, किसके इक्वल हो जाएगा du के। यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लो कि जो दाब P है, दाब मान लो कितना है भाई, दाब है P, और दाब P पर इसे गर्म किया जाता है और तब इसमें dV जो है, dV मानते कि थोड़ा सा आयतन जो है इसमें आयतन का क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है, और कितना हो जाता है तो dV हो जाता है। ठीक है, अब हमने इस पे क्या किया वर्क किया, तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर बात करें किसकी, अगर बात करें किसकी भैया, अगर बात करें वर्क की dw की, तो अब dw क्या हो जाएगा, अब dw हो जाएगा जब हमने ये बात कर ली, ठीक है, दाब हमने P पर अगर ये dB वॉल्यूम में चेंज हो जाता है तो तब dw क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा PdV। ठीक है, dw क्या हो जाएगा PdV। ठीक है, और तब dq क्या हो जाएगा, तब जो है dq, अगर dq की बात करें तो तब जो है dq क्या हो जाएगा, तो dq भैया अब हमने क्या किया था, P को P दाब पर, dB इसमें क्या हुआ, dB इसमें जब वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ तो हो गया PdV, और तब dw निकल के क्या आ गया, dw निकल के आ गया PdV, और तब dq क्या हो जाएगा, है ना, तब जो है भाई dq क्या हो जाएगा, जरा इसको हमें इमेज करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इमेज करना पड़ेगा, तो यहां तक क्लियर हो तो हम थोड़ा इधर इमेज कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पे देखेंगे, इसको हमने इधर इरेज कर दिया है, थोड़ा जगह कम थी हमारे पास। तो dw अगर हमने क्या किया था, यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि P हमने क्या कर लिया, P दाब पर यहाँ पे कंटेनर बन गया, चलो बन गया भैया, चलो भाई बना लिया हमने। P दाब पर अगर क्या करें, हम इसको गर्म करें तो मान लें, और टेम्परेचर इसका वही रखें dt। ठीक है, टेम्परेचर हमने क्या रखा dt रखा, और तब P दाब पर इसमें जो है dV क्या हो गया, चेंजिंग हो गया इसके किसमें आयतन में। तब यहाँ पे हमने बाह्य कार्य किया, और बाह्य कार्य तब क्या होगा PW PdV हो जाएगा, है ना, और तब dQ क्या होगा, तब dQ क्या होगा, तब dQ हो जाएगा CP dt। भाई बताओ हो जाएगा ना, dQ क्या हो जाएगा तब CP dt। ठीक है, तब अगर हम लोग यहां से, तब अब हम लोग यहां से क्या निकालें, अब दी गई ऊष्मा निकालें, दी गई ऊष्मा निकालें तो फिर से क्या आएगा, dq इक्वल टू वही ऊष्मागतिकी के नियम से क्या आ जाएगा कि dq इक्वल टू du प्लस dw, du प्लस dw। और अब यहां पे हम लोग dq की वैल्यू रखेंगे क्या, cp dt, क्या रखेंगे cp dt, और du की जगह पे du, और प्लस इधर रखेंगे dw। अब हमने वर्क करा है क्या
PdV। क्या वर्क करा है भैया? PdV। इसको आप इक्वेशन लिख लो, इसको इक्वेशन लिख लो क्या? सेकंड। इसको आप इक्वेशन लिख लो क्या? सेकंड। फिर से समझाता हूं कि अगर हमने क्या किया कि टेम्परेचर इसको dt ही दिया, लेकिन अब P दाब पर इसमें dV, इसका आयतन परिवर्तन हो गया, तब हमने एक बाह्य कार्य किया और तब हमने कितना किया? तो PdV करा। और उष्मा तब कितना हो जाएगा? CpdT। CpdT हो जाएगा, P दाब पर उष्मा कितना हो जाएगा? CpdT। और तब अगर हम उष्मागतिकी के नियम से फिर से देखें तो दी गई उष्मा dQ क्या हो जाएगा? du प्लस dw। और तब dQ की वैल्यू CpdT और यहां पे dw क्या हो जाएगा? PdV। क्लियर? क्लियर है भैया? क्लियर है? अच्छा चलो, अब हम करें क्या कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा? समीकरण 2 क्या है? CpdT। क्या भाई? CpdT। उसमें से समीकरण 1 को घटाने पर क्या है? इसमें CvdT तो माइनस CvdT। ठीक है, कैपिटल टी लिखेंगे इसको, CvdT। ठीक है, उधर क्या हो जाएगा भैया? तो du प्लस PdV माइनस du ये हो गया। यहां से du और du क्या हो गया? कैंसिल। और बचा क्या? और इधर आप देख रहे हो इसमें भी dt है और इसमें भी dt है, तो dt को हम अलग कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा Cp माइनस Cv और अलग हो जाएगा कौन? dt। और तब यहां से आ जाएगा PdV। क्या आ जाएगा? PdV। इतना भाई क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हम लोगों को वैल्यू ये मिली और तब हमने dt को कॉमन ले लिया और Cp माइनस Cv क्या हो गया? PdV। क्लियर है भैया? अच्छा, अब यहां देखते हैं। अब अगर हम 1 मोल आदर्श गैस के लिए, अब 1 मोल आदर्श गैस के लिए देखें, गैस के लिए तो हमने पहले से पढ़ रखा है भैया, क्या होता है? होता है PV इक्वल टू RT। क्या पढ़ रखा है? PV इक्वल टू RT, जहां पे R तो पहले से नियत है, R तो पहले से क्या है? नियत है। ठीक है, और अगर हम P को भी नियत कर लें, P को भी नियत कर लें और इसको हम क्या कर लें? इसका अवकलन कर लें, डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, P को नियत करके हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा PdV। P तो नियत है, dV इक्वल टू, और R तो इधर भी नियत है, इधर हो जाएगा dt। ठीक है, तो यहां से PdV हो गया R dt। इतना क्लियर है भैया? अच्छा, तो अब PdV की वैल्यू उठा के हम लोग यहां पे पुट कर दें। ठीक है, तो PdV की वैल्यू क्या है? R dt। ठीक है, क्या है भाई? Cp माइनस Cv इंटू dt इक्वल है PdV के। और PdV हमने एक आदर्श गैस के लिए अगर P को नियत करके लिखा तो क्या हो गया? R
dt और इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा Cp माइनस Cv इंटू dt इक्वल टू R dt। और तब यहाँ से dt और dt क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल। ठीक है, dt और dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल टी लिखिएगा, dt और dt क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा क्या, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। और यही क्या है, यही है मेयर का सूत्र जो कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या, R। ठीक है, जहां पे R क्या है, R है क्या भैया, R है कांस्टेंट। ठीक है, ये नियत है और कितना है तो आप लोगों को याद होगा क्या, 1.99 कैलोरी और पर मोल के। ठीक है, पर मोल के। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, मेयर का सूत्र। ठीक है, यह आपका हो गया मेयर का सूत्र। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलो भैया, इसको हमने इरेज कर दिया है और एक क्वेश्चन लिखा है न्यूमेरिकल, जो कि जो हम लोगों ने भी फार्मूला डिराइव किया है उससे होने वाला है। ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड में 2016 और 18 में आया भी है, फिर से रिपीट भी हो सकता है और इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं और काफी आसान भी होता है। क्या है क्वेश्चन, आप लोग देखिए जरा, कि 5 मोल ऑक्सीजन को नियत आयतन पर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। अच्छा, गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, गैस के आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा यदि ऑक्सीजन की नियत दाब पर ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा 8 कैलोरी पर मोल के है और R जहां पे 2 कैलोरी पर मोल के है। तो भैया जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, यहां दिया है कि ऑक्सीजन की नियत दाब पर ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा, किसके भैया, नियत दाब पर, दाब यानी प्रेशर यानी Cp दिया हुआ है, Cp दिया हुआ है 8 कैलोरी पर मोल के। R भी दिया हुआ है यहाँ पे, R कितना दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है 2 कैलोरी पर मोल के। हाँ, एक बात जरूरी है कि हम इसकी यूनिट को जरूर देख लेंगे कि यह यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो Cp दिया है 8 कैलोरी मोल के और R दिया है 2 कैलोरी मोल के। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसको जरा डिग्री सेल्सियस में चेंज करें। ठीक है, क्या करें, कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मोल डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन से क्या कर लो, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब भैया मेयर का सूत्र अभी हमने डिराइव किया है। क्या डिराइव किया है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R। Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो Cp की वैल्यू Cp पे और R की वैल्यू R पे। ठीक है, तो यहां से क्या निकल आएगा भैया, Cv निकल आएगा, Cp उधर चला जाएगा और Cv निकल आएगा क्या निकल आएगा भैया, Cp माइनस R हो जाएगा और यहां से निकल आएगा 8 माइनस 2 यानी कितना भाई, 6 कैलोरी। 6 कैलोरी क्या निकल गया, Cp निकल गया पर मोल। और अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, डिग्री सेल्सियस ये निकल गया क्या, ये निकल गया, हट जाता हूं Cv। ठीक है, हम लोगों ने मेयर के सूत्र से क्या निकाल लिया, Cv निकाल लिया। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे जो ये कह रहा था कि 5 मोल ऑक्सीजन को नियत आयतन पर, ठीक है, 5 मोल ऑक्सीजन को नियत आयतन पर, यानी कि ये दे रखा है, ठीक है, आयतन पर 10 से 20 डिग्री तक गर्म किया गया, 10 से 20 डिग्री तक गर्म किया गया। तो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा पूछ रहा है, आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। अच्छा, तो Q यहां से लिखेंगे Q, ठीक है। तो Q क्या होता है भैया, Q को क्या लिखते हैं, म्यू सी बी डेल्टा टी, म्यू सी बी डेल्टा टी। और यहाँ पे दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है, 5 मोल, कितना दिया हुआ है, 5 मोल। और यहाँ पे सी बी हम लोगों ने निकाल लिया है कितना, 6 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 6 कैलोरी। और इसने क्या दे रखा है कि 10 डिग्री से 20 डिग्री तक गर्म किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि 20 और -10 यानी कितना गर्म किया गया, 10 डिग्री पहले था, 20 डिग्री अब हो गया, यानी 10 डिग्री तो गर्म किया गया ना। यानी डेल्टा टी यहाँ पे एक और लिख लेंगे, यहीं पे डेल्टा टी जो है यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा टी लिखो चाहे आप डी टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे डेल्टा टी लिखो चाहे डी टी लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो डेल्टा टी यहाँ पे दे रखा है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस माइनस क्या, 10 डिग्री सेल्सियस, और तब क्या आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है, सब अगर डिग्री सेल्सियस में, तो इस सब के सब डिग्री सेल्सियस में होने चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, इंटू 10, ठीक है, इंटू 10, 5 × 30 और 30 दामा 300, ठीक है। 300 क्या आ गई, इसकी आंतरिक ऊर्जा यानी Q आ गई, और इसकी यूनिट लिख देंगे, कितना होता है, कैलोरी, कैलोरी। अब एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें हमने बाह्य कार्य नहीं करा है, ठीक है। अगर बाह्य कार्य करा होता यानी DW करा होता तो वो भी लिखा जाता, बट यहाँ क्या है, यहाँ DW क्या है, 0 है, क्या है, DW क्या है भैया, 0 है। तो इस तरह से कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में, अगर आप किसी भी बुक से पढ़ते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, और वहां से लगाइए, अनसॉर्ट पेपर से लगाइए, हमने अनसॉर्ट पेपर से लिया था। और जो है आप खूब क्वेश्चन ढेर सारा इस चैप्टर पे लगाइए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आप उससे नहीं हो रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे उसको शेयर कर सकते हैं, मैं वहां पे उसका आपको जो है सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोग नोट कर लीजिए, और अब आज के लिए इतना ही। कल के एक लेक्चर में अभी थोड़ा सा हम लोगों को और पढ़ना है, इसकी एक टॉपिक और बचती है, और वहां से माध्य मुक्त पथ भी निकालना है। ये कुछ टॉपिक्स बचती हैं इस चैप्टर से और इस यूनिट से भी, तो वहां से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे और उसको भी ले करके चलेंगे और इस चैप्टर का अंत करते हैं। और इसके बाद ऐसे ही अनसॉल्व्ड पेपर से ही 19 और 20 में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, मैं उसको खोज करके और आपको करवा दूंगा, जिससे कि एक न्यूमेरिकल लगाने से थोड़ा क्लियर हो जाता है कि इसका यूज कैसे करना है और कहाँ करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे और जय हिंद।